देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। दोस्तों, देश की कोरोना की महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ी तगड़ी चोट लगी है। सारी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा गई है। देश का बजट बिगड़ गया है। स्थिति यह हो रही कि सरकार ने सीधा आरबीआई को बोल दिया कि बैंक को बोलो कि अपने शेयर बचा करके बैंक की स्थिति को मजबूत करें, अन्यथा आने वाली स्थिति और भी खराब होने वाली है। भारत के पास बजट नहीं है, सरकारी कर्मचारी कम किए जा रहे हैं, पेमेंट में से वेतन में कटौती की जा रही है, लेकिन सरकारी अयासी में, रेड कारपेट सेक्टर में, सरकार की व्यवस्था में कोई कमी नहीं हो रही है। सरकार अपने ऊपर जो खर्चा करती है, यानी जो सांसदीय सुविधाओं पर खर्चा होती है, मंत्रियों पर के सुविधाओं में जो खर्चा होती है, सिक्योरिटी पे जो खर्चा होता है, उनके सारी सरकार जो विधायक जो सांसद मंत्री के ऊपर जो खर्चे किए हैं, उसका बजट बढ़ा करके 80% बढ़ा दिया है। मतलब 454 करोड़ से सीधा 768 करोड़ रुपया कर दिया है, और बजट बिल्कुल फेल है। आखिर सरकार अपनी सुविधाएं बढ़ाती जा रही है, लेकिन जनता की सुविधाएं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सारा सेक्टर बिल्कुल घाटे में चल रहा है। हर तरफ प्राइवेटाइजेशन करने की बात आ रही है कि किसी तरह पैसे जुटाया जाए और देश को चलाया जाए। यह नौबत आ गई है। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, भारत पेट्रोलियम, सारे सिस्टम को प्राइवेट सेक्टर में दिए जा रहे हैं ताकि पैसे जुटाए जाएं। पैसे जुटा करके देश को चलाने की बात हो रही है, क्योंकि सरकार के पास टैक्स के पैसे, राजस्व के पैसे, इनकम टैक्स के पैसे, जीएसटी के पैसे नहीं आ पाए जो आने चाहिए। बजट पूरा घाटे में चल रहा है, लेकिन सरकारी सुविधाओं पर कोई कमी नहीं हो, यह पूरा ध्यान देकर के सरकार काम करिए। और 80 करोड़ जनता को दे रही है 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल। देश की जनता को इसमें गुजारा करना है। आखिर देश की अर्थव्यवस्था और देश की जनता को किस नजरिए से देख रही है यह सरकार? बीरेन जी बताइए, यहां से हम शुरू कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा क्लियर कर बताइए। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक कितना भी आप बजट बनाइए, लेकिन अर्थव्यवस्था पूरी पटरी पे नहीं आती है, यहाँ की लॉकडाउन छोड़ के, कि पूरी तरह से लॉकडाउन को ओपन नहीं किया जाता है, तब तक देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल रहेगी। दूसरी, मंत्रियों के बजट की जो आपने बात कही, तो उसमें मंत्रियों के बजट से कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आती है, और जहां भी आती है तो उसके ऊपर तो एक्शन लेते ही है, सेंट्रल से एक्शन लिया ही जाता है। अभी तो समय है कि किस तरह से जो मिडिल क्लास है, जो आपने तो गरीब लोगों को समझो 5-5 किलो अनाज और ये सब दे दिया, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो जॉबलेस हो चुके हैं, उनके लिए, जो किसी के सामने हाथ फैला नहीं सकते हैं और जॉब चली गई है, 5 महीने थी वो खत्म हो गई है, अभी किसके सामने मांगेंगे? ना किसी संस्था के पास भी वो लोग हाथ फैलाने स्वाभिमानी से जो है, तो उनको किस तरह से मदद करनी चाहिए, इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की सुविधा को ये करना चाहिए। दूसरा, जो मॉडिटोरियम जो बढ़ाया था 6 महीने का, अभी 6 महीने के लिए आपने मॉडिटोरियम बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ की व्यवस्था अभी तक पूरी तरह से पटरी पे आई नहीं है। जब तक ट्रेनें पटरी पर नहीं आती है, तब तक लोग ईएमआई और ये सब कहां से भर पाएंगे? तो ये मॉडिटोरियम बढ़ाने की बात है, समझो गवर्नमेंट चाहती भी है, लेकिन आरबीआई करने की पोजीशन में नहीं है। उनकी जो कमेटी है, ही रिपोर्ट आया हुआ है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है मॉडिटोरियम बढ़ाना। तो इसका क्या रास्ता करना चाहिए? तो उसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और ये मॉडिटोरियम बहुत बढ़ाना चाहिए, नहीं तो ये एनपीए अकाउंट बढ़ते जाएंगे और लोगों को ऐसे भी मरे हुए और ऐसे भी मरते जाएंगे। जी शर्मा जी, मोरेटोरियम बढ़ाना चाहिए, लेकिन आरबीआई बोलती है कि भाई मोरेटोरियम बढ़ाने के बाद बैंक की हालत खराब हो जाएगी, बैंक संभलने की स्थिति में नहीं है। मोरेटोरियम कहां से बढ़ाएं? क्योंकि आरबीआई के पास बजट नहीं है, आरबीआई उस स्थिति में नहीं है, देश सरकार सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। सरकार ने आरबीआई को सीधा बोल दिया कि भाई तुम अपने स्तर पर देखो, निपटो, सरकार के पास पैसे नहीं है, बजट नहीं है, बैंक को अपने स्तर पर संभालना है। मोरेटोरियम कैसे बढ़ेगा? आज लोग कंप्लीट, गाड़ी पटरी पे दौड़ नहीं रही है, लोकल ट्रेन चल नहीं है, आवाजाही बंद है, लोगों को बाहर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, बाहर निकलने पर पेनल्टी लगाई जा रही है, व्यापार खोलने नहीं दिया जा रहा है, घर पे रहने के लिए बोला जा रहा है, कोरोना बढ़ता जा रहा है। सरकार बोल रही है कि भाई अपना हम जो व्यवस्था करें वो करो, तुमके मरना है मरो, लेकिन पैसे भरना है। कैसे साहब, जनता कैसे जिएगी?
क्या केवल 5 किलो, 5 केवल चावल और 5 केवल गेहूं पे जिएगी? शर्मा जी। देखिए इंद्रपाल जी, सबसे पहले आपने दो अलग अलग सवाल पूछे हैं। एक तो जी। आपने कहा कि 454 करोड़ का बजट बढ़ा करके 768 करोड़ का बजट कर दिया गया है। जी। जी। ये जी। जनप्रतिनिधियों के पीछे बजट बढ़ाया गया, ऐसा आपका कहना था ना? जी। जी। जी, सरकार जो अपने सेक्टर, अपने जी। कारपेट पे खर्चा करती है, आईआरसी पे खर्चा करती है। नहीं नहीं, ये गलत बात है। सरकार कोई आया खर्चा नहीं करती है। जब से जी। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया गया है। जो जी। वीआईपी कल्चर था, जब कोई नेता जी। कहीं विदेश में जाता था, विदेश मंत्री हो गए, खास करके प्रधानमंत्री हो गए, ऐसे जब ये देश से बाहर विदेशों में जाया करते थे, तब आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। उस समय इनके साथ में दो चार सौ पत्रकार, दो चार सौ दूसरे तरीके ब्यूरोक्रेट्स, हाँ, ऐसे तमाम लोगों को लेकर के हजारों लोग विदेश जाया करते थे। और आप अच्छी तरह जी। जानते हैं, वाइन एंड डाइन इस प्रकार का कल्चर नेता के साथ में गए हुए पत्रकार लोग वहां करते थे। और फिर जी। उसी हिसाब से पत्रकार लोग यहाँ आने के बाद में, देश में आने के बाद में देश के प्रधानमंत्री के बारे में लिखते थे। जी। नरेंद्र मोदी जी ने ये सारा कल्चर बंद कर दिया। अब ये जब वहां जाते हैं तो देश का अपना नेशनल न्यूज जो डीडी चैनल का है, उनके दो चार पत्रकार ही जाते हैं। सारा सब कुछ वहां से जो लाइव टेलीकास्ट होगा, जो सूचना मिलेगी, यहाँ लाइव लिया जाता है। उसमें से बाद में यहाँ के पत्रकार अपने अपनी जो भी न्यूज बनाते हैं, देते हैं। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जो पत्रकारों का पैकेज और बाकी ब्यूरोक्रेट्सों को खुश खुश करने के लिए एक पैकेज चलता था विदेश जाने का, वो कल्चर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बंद कर दिया। उसके साथ साथ में देखा होगा आपने कि मंत्रियों के गाड़ियों पे लगने वाले लाल बत्ती यह बंद कर दी गई। और ऐसे तमाम जो नेता थे जिनको जेड सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी बिना मतलब की मिली थी, जिन्होंने सिर्फ एक अपना स्टेटस सिंबल बनाने के लिए ऐसे कई लोगों को रखे थे। आपको यह भी पता होगा कि 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, और मुख्यमंत्री बनते ही जब वो औरंगाबाद में एक सरकारी कार्य, तो वहां उन्होंने देखा कि 151 पुलिस के लोग सज धज के सवेरे से खड़े थे और उनको उन्होंने सैल्यूट देने के लिए खड़े थे। जब देवेंद्र फडणवीस जी ने उनसे पूछा कि ये इतने पुलिस वाले क्यों आए हैं, कार्यक्रम बहुत छोटा सा है, तो बोले साहब, ये अंग्रेजों के जमाने से एक कल्चर चला आ रहा है कि जब कोई मुख्यमंत्री किसी सरकारी काम में आएंगे, तो वो जिले के लोग उनको हर बार ऐसे इतने संख्या में पुलिस वाले उनको सैल्यूट देने के लिए खड़े रहते हैं। तुरंत उन्होंने तब से वो कल्चर खत्म कर दिया कि इस प्रकार का कोई भी अब सैल्यूट देने का कार्यक्रम अब आगे नहीं चलेगा, और उन्होंने उसको बंद कर दिया। कहने का मतलब यह है कि जो आपने मुझे 768 करोड़ रुपए का बजट बताया है, 768 करोड़ का बजट यदि आप कैलकुलेट करें, 545 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में है, 245 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्य में है, कुल मिला के 790 हो गए। और साथ ही पूरे देश में 31 राज्यों में कुल मिलाकर के 4050 विधायक हैं। अब यदि जी। हम ये टोटलिटी में देखें तो लगभग 4850 के आसपास ये हमारे देश में जनप्रतिनिधि सिर्फ विधायक और सांसद हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इनमें इक्वल पैसा बांटना, ये करना। जो सांसद जहां जहां होते हैं, मिजोरम से उसको दिल्ली आना है, कन्याकुमारी से उसे दिल्ली आना है, बंबई से दिल्ली जाना है, और क्षेत्रों से उनको दिल्ली पार्लियामेंट अटेंड करने जाना है, तो सिर्फ पार्लियामेंट अटेंड करने जाना नहीं होता है। वो सांसद अपनी अपनी कमेटियों में होते हैं। फाइनेंस कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, अलग अलग प्रकार की कमेटी होती है। उस कमेटियों में अटेंड करके देश के भले के लिए जो भी बिल होता है, जो मुद्दा होता है, उसे पास करने के लिए, अटेंड करने के लिए जाना होता है। साथ ही जनता की समस्या को हल करने के लिए भी उन्हें बार बार जाना पड़ता है। तो इनके लिए जो एयर टिकट होती है, ये एयर टिकट ही सिर्फ उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पहले एक जमाना था कि इन सभी सांसदों को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस क्लास टिकट दिया जाता था। अब वो कल्चर भी खत्म कर दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि अब ये सब कल्चर खत्म हो गया है।
बजट को बहुत लो कर दिया गया है। आपकी नजरों में ऐसा दिख रहा है कि 454 करोड़ का बजट 768 करोड़ में एक्सेलेरेट करके बढ़ा दिया गया है, सुविधा बढ़ा दी गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 हाँ जी। जी। अब दूसरा हाँ मुद्दा आपने कहा कि बैंकों का मोरेटोरियम बढ़ाना और आर्थिक व्यवस्था का। देखिए, मेरा विषय आर्थिक व्यवस्था ज्यादातर कभी रहा नहीं है। आर्थिक व्यवस्था के जी तरफ मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आपने ये सवाल पूछा, जो कुछ भी मैंने स्टडी करके देखा है, मैंने खुद भी लोन ले रखा है बैंकों से बिजनेस के लिए। मोरेटोरियम जी का पीरियड जो अप्रैल मई जून, पहले अप्रैल मई का दिया गया था, बाद में जून जुलाई अगस्त तक का दिया गया, 3 महीना और बढ़ा करके। ये जो मोरेटोरियम जी पीरियड दिया गया है, अब अनलॉक 3 चालू है। गाड़ी जी जो है पटरी पे पूरी तरीके से भले नहीं आई है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज जीवन उपयोगी चीजें और जीवनोपयोगी वस्तुएं का व्यापार शुरू हो चुका है इस देश में। जी और धीरे जी धीरे आने वाले दिनों में कोरोना का कहर अभी तक पूरी तरीके से गया नहीं है, आप देख रहे होंगे। जी। पूरी कोरोना तरीके अभी से भी गया नहीं है, और बढ़ा है। बल्कि और बढ़ा है। और बल्कि बढ़ा है बल्कि ये साहब, कहूंगा कोरोना कि का कहर और अप्रैल बढ़ा महीने है। में अप्रैल और मई में जिस जो स्थिति थी उससे कहीं ज्यादा बढ़ गए। आप देख रहे हैं कि जी प्रतिदिन 60 से 65 हजार पेशेंट प्रतिदिन हो रहे हैं। मॉर्टेलिटी रेट जी भी ज्यादा बढ़ गई है, मृतकों की संख्या भी जी बढ़ गई है। इसलिए हमें तो इस जी समय और सावधानी बरतनी है। लेकिन हम ज्यादा दिन जी तक लॉकडाउन रख नहीं सकते थे। ज्यादा दिन लॉकडाउन जी रखेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था और चरमरा जाएगी। इसलिए सावधानी बरतते हुए अब लोगों को भी पता चल गया है कि कोरोना के साथ में कैसे रहना है, कैसे सावधानी बरतनी है। तो इन सारे सोशल जी डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए लोगों ने अपने अपने व्यापार पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। अब ये ऑल ऑफ जी सडन अचानक 2 दिन में ये सब व्यवस्था ठीक नहीं हो जाएगी। आने वाले 2 से 4 महीने लगेंगे ये सारी बातों को पटरी पे आने में। जैसे कि आपने लेकिन बताया मोरेटोरियम और लोन और आर्थिक व्यवस्था के बारे में, पूरी दुनिया जी इस आर्थिक स्थिति से जूझ रही है। पूरी दुनिया, मतलब जी ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ये जी है। और ठीक है। भारत में आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल ही किसानों के लिए 1 लाख करोड़ का पैकेज खोला है, आपने देखा होगा। जी हम जी इतनी जी जी आर्थिक व्यवस्था खराब होने के बावजूद भी माननीय जी नरेंद्र मोदी जी का ध्यान पूरी तरीके से गरीब लोग और किसानों। और आप देख रहे हैं कि ये पिछले 2-3 दिन में उन्होंने घोषणा तो 15 अगस्त को भी, जहां तक लाल किले से हमें अंदाज है कि एक बहुत ही अच्छा आर्थिक पैकेज ये पूरे देश को हमारे नरेंद्र मोदी जी देने जा रहे हैं। और देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। यह बात आप भी जानते हैं कि मोदी जी ने वह बातें करके दिखाई है जो बिल्कुल नामुमकिन थी, जिसे कभी भी जी कोई भी यही कहता था, कितना भी बड़ा मजबूत आदमी था या जो भी व्यक्ति राजनीतिज्ञ था, वो यही कहता था कि 370 हटाना इस देश में 8वां अजूबा होगा दुनिया का। फिर कहे नहीं, राम जी मंदिर बनाना 8वां अजूबा होगा दुनिया का। हाँ, नहीं बन सकेगा, नहीं कुछ हो सकेगा। तो ऐसी तमाम है जिसे नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे से, मतलब उसको स्टडी करके, प्लान करके उसको खत्म किया है, हल किया है। मैं इन बातों को इसलिए आपको जी बता रहा हूं कि थोड़ा विश्वास रखिए, थोड़ा समय दीजिए। आने वाले दिनों में देखिएगा मोदी जी इन आर्थिक जो भी तकलीफें आई हैं, इसमें से बहुत अच्छे से निकलेंगे और देश के लोगों को बहुत अच्छा पैकेज देंगे, बहुत अच्छा राहत देंगे। लोग आने वाले दिनों में लिमाजा जी का जवाब। लिमाजा जी, क्या देश की यहाँ पे अर्थव्यवस्था मोदी जी सुधार लेंगे? महाराष्ट्र सरकार नहीं सुधार पा रही है, मोदी जी सुधार लेंगे? पॉसिबल नहीं लग रहा है। अगर आप जी बीजेपी का इतिहास देखो तो 1995 से जब भी समझो 5 साल जी भाजपा की सरकार रही थी, तभी इसी तरह की मंदी आई थी। जी 2008 के बाद में जब भी नोटबंदी मनमोहन सिंह करने जा रहे थे, तभी रघुराजन ने ना बोल दिया, तो जी मनमोहन सिंह रुक गए। उसके बाद में जी इन्होंने जो जबरदस्ती नोटबंदी लाना जो हुआ, वो एकदम काफी जी गलत स्टेप रहा। और उसके बाद जी में जीएसटी, मतलब बिना प्लानिंग का इमीडिएट जी थोक बैठना, ये भाजपा का एक वीक पॉइंट रहा है कि जो हुकुमशाही है ना, वो थोड़ी एक प्रॉब्लमेटिक है। यानी हर जी बिजनेसमैन को ये इफेक्ट आई है। एज ए बिजनेसमैन अगर देखिए मैं बोलूं तो देखिए उन्होंने जी देखिए 370 की, हेलो हेलो हेलो, जी जी 370 की जी धारा हटाई,
बहुत अच्छा काम है, जी अयोध्या का काम हुआ, जी बहुत अच्छा काम है, लेकिन जब जी पेट का जी सवाल आएगा तो ज्ञान मोती शर्मा जी तो बोलेंगे फेल और है। आप भी बोलेंगे और हम भी बोलेंगे। जी फेल है। नहीं देखिए जी, शर्मा मैं जी, मैं मैं अगर ये इंद्रपाल जी रिजर्व बात मैं कहना बैंक का चाहूंगा, फंड हम इंद्रपाल अगर जी, हाथ नहीं नहीं जी, लगाते, लिम्बाचिया जी जी आपकी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। 1995 की सरकार किसकी थी, मुख्यमंत्री किसके थे, जरा बताइए आप। मुख्यमंत्री अरे आपके आप थे। प्रधानमंत्री उन्नीस किसके सौ थे? पंचानवे मुख्यमंत्री नहीं, 1995 जब भी नहीं, अटल आपने बिहारी जी आपने की आप ये आई थी आपने सरकार, तभी महाराष्ट्र की प्रदेश बात की कर रहा बात हूं। की, आपने प्रदेश मतलब की, जो बीजेपी के आपने काल में, प्रदेश की सुनिए बात की, इसलिए सुनिए मैंने सुनिए कहा। सुनिए, सुनिए प्रदेश की सुनिए नहीं नहीं, सुनिए, नहीं, मैं 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 सेंट्रल मैं बताता गवर्नमेंट की हूँ, बात मैं कर आपको रहा हूं, जवाब दे क्योंकि रहा हूँ। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था देश पूरी की सेंट्रल चली गई है। गवर्नमेंट के हाथ में है। अर्थव्यवस्था को संभालना देश का मैं काम अब है। दूसरा, शर्मा अभी जी, का जो शर्मा अभी का जी, जो वीक पॉइंट है, जी, बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए वीरेंद्र अभी जी। का जो वीक पॉइंट है वो इकोनॉमी के मास्टर ही नहीं है निर्मला सीतारामन जी को, और उनके यहाँ पे कोई अच्छे से वो जो ये आप एडवोकेट बिठा दिए थे बीच में, अरुण जेटली जी, अभी निर्मला सीतारामन ये फील्ड के नहीं है, तो कोई प्रॉपर आदमी, मतलब ऐसा दिखने में आता है कि यानी सत्ता दो ही आदमी कैसा नजर में आ रहा है सब। कि राम भरोसे, सत्ता राम भरोसे मैंने चल रही पेमेंट है। कर दिया, मैं आपको डिटेल भेजता शर्मा हूँ। शर्मा जी, शर्मा जी, वीरेंद्र जी, मतलब पूरा जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में, यहाँ पर न तो कोई अर्थव्यवस्था का सही आंकड़ा करने वाला है, न तो कोई आकलन करने वाला है, न तो कोई स्टडी करने वाला है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी। बजट दिन पर दिन घाटे में चला जा रहा है। जो अभी हमारे आंकड़े आए हैं, इस साल का अनुमान था कि हमारे पास 15 लाख करोड़ का घाटा होगा, लेकिन अभी अगस्त महीने में ही 12 लाख करोड़ का घाटा हो चुका है। आगे अभी 9 महीना बाकी है। शर्मा जी, 12 लाख करोड़ का घाटा कहाँ हुआ है, 12 लाख का करोड़ कहाँ घाटा हुआ है आपको? 12 लाख करोड़ के घाटे का अनुमान लगाया गया था कि हर साल इस साल होगा, लेकिन अभी हमारा जो है नहीं 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 10 नहीं लाख नहीं, करोड़। इंद्रपाल जी, मुझे तो जी, ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ये सब सारा कैलकुलेशन कहाँ से लेके आए हैं। अभी लिम्बाचिया जी कह रहे थे कि कैलकुलेशन आपको रघुराम नेट पर राजन जाएंगे जी सब ने, मिल जाएगा साहब। नहीं नहीं, सुनिए कैलकुलेशन सुनिए, जाएंगे सब नेट पर बता मिल रहा हूँ, जाएगा। देखिए मैं, दो मिनट थोड़ा सा मैं सुनिए, आपको, जी दो मिनट बोलिए। सुनिए जरा। मैं पहले तो लिम्बाचिया जी के बातों का जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि रघुराम राजन जी ने मनमोहन सिंह जी को मना जी किया था नोटबंदी मत करो। अब उन्होंने क्यों किया जी था, किस लिए कहा था, यदि इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए ना, तब आपको पता चलेगा जी कि ये सारे कांग्रेसी और जितने भी लोगों ने 2 नंबर के पैसे जो दबा के रखे थे अपने अपने बंगलों में, घरों में, इन सभी के पैसे सेफ रह जाए, सुरक्षित रह जाए, इसलिए सोनिया मैडम ने परमिशन नहीं दी होगी। और इसलिए हो सकता है उस जी समय, ये तो मुझे नहीं लगता है कि मैं तो पहली बार इनके मुंह से सुन रहा हूं कि रघुराम राजन जी ने मनमोहन सिंह जी को नोटबंदी के लिए मना किया था। रघुराम राजन ये जी तो के बारे सारी में जो मीडिया कुछ में भी मैं आया हमारे हुआ नेताओं है, से, रघुराम राजन इकोनॉमी ठीक का है, जो आया होगा, मास्टर ही आप कह थी। रहे हैं। नहीं नहीं, नहीं इकोनॉमी की नहीं, मास्टरी सुनिए कुछ नहीं सुनिए थी, जो मैं सुनिए मेरे सुनिए नेताओं, सुनिए सुनिए सुनिए, सुनिए, रघुराम राजन मतलब जी विद्वान व्यक्ति हैं। रघुराम राजन जी, सुन लीजिए, रघुराम राजन जी एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं, लेकिन बहुत अच्छे अर्थशास्त्री होने का मतलब भी ये नहीं है कि बहुत अच्छा सब कुछ वो देश के बारे में सोचते होंगे। रघुराम राजन जी टोटल फेल्यूर निकले, इसलिए मोदी जी ने उनको साहब, हटा दिया। लेकिन जो और मोदी जी हुकूमतशाही ने चल रही है ना, अगर रघुराजन ने नहीं नहीं, ना कुछ बोल दिया हुकूमतशाही नहीं चाहिए। नोटबंदी के मैं लिए, आपको फिर बताऊं, दूसरे उर्जित उर्जित पटेल को हुकूमतशाही बिठा सुनिए। दिया, फिर उर्जित पटेल से, आप जिसको उर्जित आप पटेल नहीं नहीं चला नहीं, तो आप जिसको चित्तरंजन दास को हुकूमतशाही बोल बिठा रहे दिया। हो, आप जिसको हुकूमतशाही बोल रहे हो, वो हुकूमतशाही तो सिर्फ महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है हमको। कि किसकी हुकूमतशाही है हमको ये नहीं समझ नहीं में आ नहीं नहीं, रही है कि मिर्जा गालिब कहाँ बैठे हैं और राजा गालिब कहाँ बैठे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा कि सत्ता की डोर किसके हाथ में है और महाराष्ट्र सरकार कौन किसको चला रहा है। आप कृपया हुकूमतशाही के बारे में साहब, बात मत करिए। देश की जनता ने यदि जीएसटी में नोटबंदी से लोगों को तकलीफ हुई होती तो दोबारा 2019 में मोदी जी 305 सीट लेकर के चुन के नहीं आए होते। और आपको हम बताएं दें कि जीएसटी के बारे में आपने कहा, जीएसटी हमने लाया, जीएसटी में जो कुछ भी कमियां थी उसकी रिफॉर्मेशन मीटिंग अरुण जेटली जी के अध्यक्षता में बार बार होती रही। और इस मीटिंग के अंदर सारे पक्षों के एमपी बैठते थे।
और सारे पक्ष के एमपी बैठने के बाद में अपने अपने मुद्दे रखते थे, तब तो वहां कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता था कि जीएसटी में ये गलत है वो गलत है। रिफॉर्म साहब होने के लिए जितने सुझाव आते गए, जब भी और मनमोहन एक सिंह मिनट जीएसटी ला रहे थे तो मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही विरोध शर्मा किया जी, था तभी। हाँ क्यों विरोध किया था, क्यों विरोध किया था? क्योंकि शर्मा उसमें जी एक खामियां मिनट, बहुत शर्मा थी। जी, शर्मा जी मैं एक मिनट आपको आंकड़े वाइज जो बता दे रहा हूं, जो आंकड़े एक इंडियन गवर्नमेंट के आंकड़ों पर साफ दिखता है। फाइनेंस वित्त मंत्रालय के रिकॉर्ड पे आप जाएंगे तो सारी चीजें दिखती हैं कि हमारा इस साल का 30 लाख करोड़ का बजट आया है। 30 लाख करोड़ का जो बजट है, इसमें जो टैक्स में, इसमें जो हमारे पास 24 लाख करोड़ जो आता है वो टैक्स से आता है। शर्मा जी, शर्मा जी सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, शर्मा जी सुनिए मेरी बात। और इसमें जीएसटी से आता है 6,90,500 करोड़। इनकम टैक्स से आता है 6,38,000 करोड़। कारपोरेट सेक्शन से आता है 6,81,000 करोड़। एक्साइज से आता है 1,24,000 करोड़। रोड टैक्स और अदर टैक्स से आता है 1,25,000 करोड़। और स्वच्छता और कस्टम जो ड्यूटी होती है, यूनिटाइड टेरिटरी होता है, इससे आता है हमारा 1,02,08,000 करोड़। और ये पूरा मिला के 24 लाख करोड़ हमारा आता है टैक्स से, राजस्व से, जिसके ऊपर 6 लाख करोड़ सरकार अपनी इनकम करती है, जिससे 30 लाख करोड़ का बजट बना हुआ है। लेकिन हम पहले तिमाही में बता दें कि सिर्फ हमारे पास जीएसटी आया है 1,53,000 करोड़। शर्मा जी, 1,53,000 करोड़ पूरा टैक्स आया है, जिसमें राजस्व का 80% भागीदारी है, जिसमें 1,34,882 करोड़ टैक्स के जरिए आया है। बाकी अपनी सरकार ने 3 महीने के अंदर 19,029 करोड़ केवल इकट्ठा किया है, जबकि उसको इकट्ठा करना चाहिए 2.5 लाख करोड़। लेकिन सरकार ने व्यवस्था नहीं कर पाई। सरकार के पास इनकम, इंद्रपाल जी आपका नहीं, इंद्रपाल जी आपके ये जो प्रश्न है, सुनिए, सरकार करती रेलवे के जरिए, सरकार हर मौके पर केयर फंड मांगती है, लोगों से पैसे मांगती है, पैसे उसके पास है नहीं, देश बजट चलाने के लिए है नहीं। इसमें आपको करोड़ राज्यों को जीएसटी वापस है। और जीएसटी कितना हुआ था, सीतारमन ने जो बोला है कि इस बार अभी जीएसटी उन्होंने जो वापस किया गवर्नमेंट पूरे राज्यों को, वो 13,806 करोड़ वापस किया है। 13,806 करोड़ जीएसटी जो पहले का बकाया है, वह राज्यों को सीतारमन ने अनाउंस किया तो कि हम वापस दे रहे हैं। इंद्रपाल जी जरा सुनिए, इंद्रपाल जी जरा सुनिए। मैं यही कहूंगा, इतने सारे आपने आंकड़े दिए, आपने बहुत अच्छी तैयारी करके सब मुद्दा रखा है। इन मामलों में मैंने उतनी तैयारी नहीं की जितना आपने, मतलब विषय कुछ और रखा था। अगली बार मैं आपको बेशक इन सब बातों का जवाब, लेकिन जहां तक मैं एक जनरल, नहीं सुनिए जरा, सुन लीजिए। उसमें एक बात बताइए कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल देने की नौबत आ गई है कि इतने पर लोग गुजारा कर लेंगे। सरकार ने घोषणा कर दी कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो, केवल 5 किलो चावल और गेहूं और दाल और चना दे करके हम पाल लेंगे, जिसके ऊपर खर्चा आ रहा है 2.25 लाख करोड़ का। अब 2.25 लाख करोड़ पे अगर 80 करोड़ की जनता खुश हो जाती है साहब, तो देश का बजट बनाने की जरूरत क्या है? फिर तो वोट बैंक आपके हाथ में है। गलत है ये आपका, नहीं आपका एक आंकड़ा गलत है। जन धन योजना के तहत जिनके जिनके खाते थे, ऐसे सभी लोगों के अकाउंट में 73,000 करोड़ रुपए डाले गए हैं। ये आप आंकड़ा नेट के ऊपर ही देख लीजिए, इंटरनेट पे देख लीजिए। साथ ही उसके अलावा ये जो अनाज, मैं बता रहा हूँ, 73,000 गए, 3,000 करोड़ में साहब 130 करोड़ के उसमें जनधन योजना के तहत जो है 24 करोड़ की जनधन योजना है। 24 करोड़ के लोगों में 73,000 करोड़ में कितना पैसा आएगा साहब, आप बताइए ना। नहीं लोगों के मैं बता रहा हूँ ये तो पहली किस्त है। आपने अकाउंट में लोगों को डाल दिया, 1,000-1,500 अकाउंट में डाल करके 1,000 में 6,000 रुपया, सुनिए 6,000 रुपया प्रति व्यक्ति के अकाउंट में गया हुआ है। और आपको सारा डिटेल यदि आप चाहिएगा तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। और जो आपने आंकड़े जीएसटी के मामले में, जीएसटी के, जरा सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ, जो आपने बजट के बारे में बताया और जो जीएसटी के बारे में, जीएसटी कलेक्शन के बारे में बताया, ये जो सारा आंकड़ा है ये पिछले सिर्फ अप्रैल से लेकर के अभी जून तक के मामले की बात है। हाँ,
ये 4 महीने का आंकड़ा आप दे रहे हैं, जिसमें कोरोना से पूरे संकट में लॉकडाउन था। इस लॉकडाउन में जहां पूरी मशीनरी ठप थी, पूरा देश बंद था, पूरा देश ठप था, वहां पे प्रचलन, ये इकोनॉमी का प्रचलन कैसे हो सकता था? आप अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, आपके सारे सवाल जो है ये आप सवाल 4 महीने बाद पूछिएगा, जब देश की सारी अर्थव्यवस्था पटरी पे आ चुकी रहेगी और जब सब कुछ ठीक ठाक हो चुका रहेगा, उसके बाद में आप ये गणित जोड़ लगाना कि मतलब कितना पैसा, कितना टैक्स आया, कितना, क्योंकि सरकार ने सामने से घोषणा किया था कि सभी लोग अपना टैक्स का पैसा सितंबर तक भर सकते हैं, सितंबर के अंत तक भर सकते हैं। अब लोग टैक्स देना शुरू करेंगे, लोगों के पैसे आने शुरू होंगे। आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल के जो 7 लाख करोड़ का पैसा जीएसटी का, राजस्व का गौर राज्य सरकार को देना है, वह अभी इस साल, वो पिछले साल का, मैं इस वित्तीय वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं शर्मा जी, पिछले साल का अभी इस वर्ष 13,806 करोड़ गवर्नमेंट सीतारमन ने अनाउंस किया कि हम राज्य सरकारों को दे रहे हैं। कहां से पैसा लाइएगा बताइए साहब? अर्थव्यवस्था कहां जा रही है? आएगी, व्यवस्था होगी, सारी व्यवस्था। 5 साल में आपने क्या इकट्ठा किया? मैं यही कहूंगा आपको कि ये मोदी जी हैं तो मुमकिन है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ 370 और सुनिए सिर्फ 370 जीएसटी और ये सब कर नहीं रहे हैं। मोदी जी का ध्यान अर्थव्यवस्था की तरफ भी गया हुआ है और दे रहे हैं ध्यान। अभी निर्मला जी ने कहा कि निर्मला सीतारमण जी हैं, उनको ज्ञान नहीं है। आपको कितना ज्ञान है कि जो आप निर्मला सीतारमण जी पर कमेंट कर रहे हैं? मेरा ये कहना है, अरे उनका जो बजट आता है ना, मैं कह रहा हूं, उनका जो बजट आता है उसमें ही मालूम पड़ना चाहिए। जब भी हेलो नहीं, आप सुनिए जरा, यदि आपको इकोनॉमी पे, बजट पे बहुत नॉलेज है, यदि आपको नॉलेज है, ऐसे लोगों को लेकर के आप पीएमओ को चिट्ठी लिखिए कि ये रिफॉर्म हो जाए, वो रिफॉर्म होना चाहिए। तो आपने तो कई बार सजेस्ट किया है, करना चाहिए, बताइए मुझे। जब भी अरुण जेटली जी के पास में था, उसके बाद में मिड टर्म में जो पीयूष गोयल ने संभाला था, वो काफी अच्छी तरह हैंडल किया था, क्योंकि वो इकोनॉमी का अनुभवी आदमी है। अभी आप निम्बाचा जी, इस तरह से लोगों को डिपार्टमेंट दीजिए। अब आप हमारे विरोधी पक्ष में आ गए हैं, आप हमारे विरोधी पक्ष में आ गए हैं, तो आपके सुर बदल गए हैं कि आप हमारा विरोध करेंगे। यदि हम गुलाब को गुलाब भी कहेंगे तब भी आप हमारा विरोध करोगे कि ये गुलाब नहीं है, ये मोगरा है। ये अब आपने अपनी भाषा बदल ली है। यदि यही आप सत्ता में होते तो आपकी भाषा अलग थी। ये आप स्वाभाविक है। नहीं, उस तरह से नहीं। जो इकोनॉमी का तो जब सत्ता में थे, हेलो आप और हम जब भी सत्ता में थे तभी भी इस विषय के लिए हम हमारे नेताओं से भी बात करते थे कि इस तरह से हमें सजेस्ट करना चाहिए, इससे यह यहाँ पे गलत हो रहा है, इसको कैसे करना चाहिए। तो जब भी हम सत्ता में थे, आपके साथ में थे, तभी भी हमारी भाषा तो यही थी इसमें जी। अब आप जबरदस्ती भाषा बदलवा रहे हैं। नहीं, भाषा क्या, वो तो सामने से दिखता है साहब। देखिए साहब, पार्टी के हिसाब से, मैं व्यापारी के हिसाब से, सुनिए 2019 का चुनाव जिन्होंने हमारे साथ में लड़ा, जो हमारे बल पे लड़े, हमारे दम पे लड़े, मोदी जी को नाम पे वोट मांग करके लड़े, आज वो सत्ता के लालच में आकर के अपने विरोधी नीतियों से भी जाकर के हाथ मिला करके सत्ता में बैठे। तो ऐसे लोगों की नीतियों की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों से हमको नहीं, लेकिन आपके यहाँ से कितना गलत हुआ था उसका तथ्य देखिए। आपके यहाँ से भी गलत हुआ था। अमित शाह जी खुद कमिट करके गए थे 50-50 की सत्ता का। नहीं, ये सब बातों में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। ये सब गलत बात आप कर रहे हो। ये आपको अपनी सत्ता का ये सत्ता लालच में थी, सत्ता दिख रही थी। नहीं मोड़ा शर्मा जी, सत्ता की तरफ आप नहीं मोड़ा। बात ये हो रही है कि ठीक है, देखिए विरोधी तेवर हो या सही तेवर हो, आपके विरोध हो, आप विरोधी हो, जब हमने कुछ किया नहीं तो डरना क्या। बात हम कर रहे हैं कि जब हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो तो हमें किसी बात की जरूरत है नहीं, फिक्र नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं सही हुई। मजबूत नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, आप उसकी चिंता करें, जरूर करें। मैं पत्रकार होने के नाते आपको चिंता करनी चाहिए, आपको प्रश्न उठाने चाहिए, मैं ना नहीं कह रहा हूं। लेकिन यदि आप ये सवाल पूछेंगे कि अभी बच्चा पैदा होने को समझो, कुछ समय हो, 4 महीने हो, और तब से ही आप ये कहने लगे। नहीं, और आप उसका कहने नहीं, और आप अभी से साहब, मोदी जी तो तभी बोलते थे नहीं हो गए, 9 महीने दे दो हमें, कुछ सुनिए, 6 साल, 3 महीने दे दो, 3 महीने, अभी 6 साल हो गए। देखिए
मैं बता रहा हूँ, जरा 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 सब्र करिए। मेरा ये कहना है कि ये जो कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी हुई है, यह सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में भी बहुत कुछ रिफॉर्म करने मिलेगा। 15 जी जो है गरीबों के लिए, किसानों के लिए और नागरिकों के लिए बहुत अच्छा मतलब घोषणा करने जा रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। कल ही उन्होंने किसान के लिए भी अच्छी घोषणा की है, किसानों के लिए वो हेल्थ कार्ड बनाने जा रहे हैं। इस तरीके से मिडिल किसानों क्लास को को उन्होंने क्या इतना करेंगे? बड़ा मिडिल छूट दे क्लास दिया। के लिए एक जमाना था, मिडिल एक मिडिल जमाना क्लास था के लिए 10 क्या साल पहले। करेंगे? जो 25 मिडिल 50 हजार कमाते हैं उनके लिए मोदी क्या जी जब भी करेंगे? बात करते सब हैं, गरीबों के लिए करेंगे तो मोदी जी मिडिल क्लास। मोदी जी जब भी बात करते हैं, मोदी जी जो भी करते हैं 135 करोड़ जनता के लिए करते हैं, उसमें कुछ 2-4 करोड़ की जनता के लिए नहीं करते हैं। मोदी जी जो भी जी कहते हैं 135 करोड़ की जनता के लिए करते हैं। राज्य सरकार क्या करी तो क्या मिडिल बीरेन जी क्लास राज्य ऐसे ही सरकार बैठेगा? बीरेन जी राज्य सरकार क्या अरे करी? वो महाराष्ट्र उद्धव 135 करोड़ सरकार में क्या तो कर रही है? मिडिल मा- क्लास भी आ गई ना। बीरेन जी राज्य सरकार अपने आप हिसाब से कर ही आप रही है। कैसे कैसे लोगों को किराए की, बिजली की बिल में तो कटौती है, कुछ रियायत दे ही नहीं रही है। बिजली की बिल के लोग राज्य बिजली की बिल सरकार में अपने कैसे हिसाब रियायत से देंगे? करी, लेकिन बोला अडानी से हेलो, पूरा जी बजट ही सेंट्रल से आता है, तो उसमें राज्य सरकार जी करेगी क्या? मार्च का जी जीएसटी फंड अभी आया है, जी तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट करेगी क्या? मतलब जो भी राज्य पूरी सरकार ये पर कमान है ये सेंट्रल ये के हाथ में केंद्र है। सरकार का। जी जी मतलब अरे लेकिन इलेक्ट्रिक बिल पे तो सरकार ध्यान दे सकती है। इलेक्ट्रिक बिल पर तो इलेक्ट्रिक बिल की सरकार ध्यान सत्ता दे सकती किसकी है। है? इलेक्ट्रिक बिल कंपनी किसकी है? हेलो, अदानी अरे की है। अदानी राज्य किसके है? लेकिन वो कहाँ है अडानी ना। से चंदा लेकर किसके के आप है? लोगों ने अनाज बोलिए ना। बांटा है। अडानी से लेकर के चंदा लेकर के आप लोगों ने तो 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 अनाज बांटा सोशल है, काम वो किया थैली है। आपने देखा है हेलो ना। ज्ञान मूर्ति जी, हाँ तो वो अडानी तो सोशल लेके बैठा काम है किया ना। है। चाहे कोई कोई दुश्मन भी देवे उसी तो उसे सोशल काम लेके में अगर दे सकते उसी हैं तो सोशल अच्छा काम में काम करना शोषण होगा। चाहिए। उसी सोशल काम में लोगों शोषण का तो नहीं शोषण कर होता रहे है। हैं आप लोग। आप लोग शोषण कर रहे हैं। वो नहीं नहीं नहीं, वो सोशल हमारी पार्टी है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ऐसे। आप अपनी राज्य जी सरकार की तरफ से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां हैं सबको राहत पैकेज दे दें, लोगों का बिल अपने आप माफ वो हो चल ही जाएगा। रही है, लेकिन आप माफ करना नहीं वही चाहते जो हैं। भी चल रहा है। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी सुनिए, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड जो है, एमईआरसी, उसके अंदर आपके ही लोग अधिकारी बैठे हुए हैं। आप क्यों नहीं उनके द्वारा नागरिकों को राहत देने के लिए, छूट देने के लिए कहते हो? आपके लोग वहां अलग बात करते हैं, यहाँ अलग बात करते हैं। हेलो बीरेन जी बताइए, बीरेन जी बताइए। हेलो, हाँ बताइए, जवाब दीजिए। आवाज 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 आवाज। कह रहे हेलो, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ हेलो वीरेन जी, वीरेन जी, शर्मा जी उनको आवाज सुनाई नहीं दे रही। शर्मा जी एक बार फिर से बोलिए, कौन सी बोर्ड कमेटी बताइए। शर्मा जी, मैंने वीरेन जी सुनाई जो दे रहा है? रेगुलेटरी वीरेन जी सुनाई दे रहा है? इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड जो होता है, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जहां हाँ सुनिए। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां हैं, उन इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों के ऊपर रेगुलेटरी बोर्ड होता है। आप महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका में सत्ता किसकी है? शिवसेना की। बीएसटी का चेयरमैन कौन है, मेयर कौन है? सब शिवसेना के हैं। ये क्यों नहीं कम से कम जो शहरों में बीएसटी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, आप वहां पे तो कम से कम लोगों के बिजली के बिल माफ करके दीजिए। आपसे वह भी नहीं हो पाता है। सब और पूरे वहां भी राज्य में कोऑर्डिनेशन जहां चल जहां ही रहा है। वहां पे कब तक वहां पे चलेगा? वो भी लोगों के शोषण कोऑर्डिनेशन चल करके, रहा है। लोगों का शोषण, नहीं लोगों नहीं, का कोई शोषण करके, शोषण लोगों, आपने ही शोषण कहा तो कि आप आपके। सोशल वर्किंग हेलो, करेंगे, आप तो सोशल आपको वर्किंग करके आपको भी शोषण में हेलो कूद रहे हैं। चतुर्वेदी जी, जी जी। हेलो, हाँ कोरोना बोलिए। जैसी महामारी में ये तो सत्ता पलटाने के चक्कर में रहते हैं बीजेपी वाले। अभी लो, अभी कहाँ बात कर रहे हैं? एमपी में सत्ता पलटाई, अब ये अभी कहाँ से कहाँ राजस्थान में चले गए हैं? सुल्ताने गए थे, अभी महाराष्ट्र में तो चल ही नहीं। लेकिन जो खरीद अरे फरोख्त था ना, लिम्बाचिया वही जी, अगर सोशल काम में लोगों की मदद की रहती ना, तो कई लिम्बाचिया काम जी, हो जाते थे। लिम्बाचिया जी, वही बात है कि आपके बोलिए। अपने विधायकों को आप संभाल के रखिए। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी हमारे सरकार विधायक गिराने में, संभाले क्योंकि हुए ही है हमारे। आपकी सरकार, सुनिए सुनिए,
आपकी सरकार एक न एक दिन अपने आप ही गिरने वाली है, अपने कर्मों से गिरने वाली है। ये पूरे महाराष्ट्र की जनता जान चुकी है, देख रही है। नहीं नहीं अब नहीं। आप लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए, आप लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए कुर्सी से चिपके हुए हो, और हर दिन कभी कांग्रेस वाले राष्ट्रवादी के खिलाफ बोलते हैं, कभी शिवसेना के नगर सेवक तोड़ के राष्ट्रवादी वाले लेके जाते हैं, कभी राष्ट्रवादी का नुकसान शिवसेना करती है, कभी शरद पवार जी उद्धव ठाकरे जी की कान खिंचाई करते हैं। ये हर दिन चल रहा है। ये सत्ता कब तक चलेगी भगवान तो भरोसे साहब राम आपने भरोसे क्या कर रही है। किया? अजीत पवार से शपथ विधि करवा ली थी रातों रात, तभी कहां गए थे हमारे हिंदुत्व? जब नहीं नहीं, आप कर हमारे सकते हिंदुत्व हैं। हमारे हमारे नहीं नहीं, हम हिंदुत्व पे आज भी कायम है। हमने कोई उनसे समझौता हमने कोई हिंदुत्व का समझौता नहीं किया था। समझौता तो आपने हिंदुत्व का करके लिया। आपका हिंदुत्व कहाँ गया? राम जन्मभूमि पे जो शिवसेना के तो बाला है साहेब ही। ठाकरे जी के कार सेवक जिन्होंने बहादुरी से काम किया था, सुन लीजिए सुन लीजिए, ठाकरे की और उनके कार सेवकों ने जो बहादुरी से काम किया था, आज वह दमखम यहाँ क्यों नहीं दिखता है? चतुर्वेदी जी, आवाज आवाज नहीं आ रही है। जी हाँ, शर्मा जी आपके हेलो। यहाँ से आवाज की प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, इनका कहना है कि जो हिंदुत्व का मुद्दा था शिवसेना उससे क्यों भटक गई। साहब हिंदुत्व जी के बोलिए। मुद्दे पे ही है, लेकिन जब जी वो हिंदुत्व छोड़ के एनसीपी को रातों रात शपथ विधि कराते हैं, सबको सुबह में अरे कुछ भी चमत्कार मत लगता बोलिए, था। हमने कोई अरे हिंदुत्व नहीं साहब, छोड़ा। तो हिंदुत्व तो क्यों तो आपने शपथ विधि? छोड़ा फिर हिंदुत्व पे साहब। टीका। अरे सत्ता नहीं आई तो अयोध्या नहीं में आई। आप कहते हो, अयोध्या में हमको तो जब जिस शिवसेना पे लोगों को गर्व हुआ करता था हिंदू के नाते, उस शिवसेना के अध्यक्ष माननीय उद्धव ठाकरे जी कहते हैं अयोध्या का भूमि पूजन हम जो है ऑनलाइन होना चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरिए कर होना चाहिए। उतना तो छोड़िए, अयोध्या का जब भूमि पूजन हो गया तो आपके सीएम साहब ने जरूरी भी नहीं समझा कि कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा हम बधाई तो दे दें। 50 जगह पे आपने बैनर तो लगा दिया कि शिवसेना की गर्जना के कारण ऐसा हुआ। ये मुझे बताइए, आपने हिंदुत्व के नाते क्या बधाई दिया, जरा बताइए। शिवसेना अरे को साहब जिन ऐसे लोगों तो ने कई आपने और भी साधु महात्मा को छोड़ दिया आपने। हेलो बता रहा हूं, पालघर में जो लिंचिंग हुई, एक शब्द भी बोले हेलो, उसके बारे में कई इंक्वायरी किया साधु उद्धव जी महात्मा ने? नहीं किया। जो जो और जिन 1992 लोगों ने में और बाबरी राम मस्जिद के जन्मभूमि ढांचे में थे, राम 5 उसमें भी अगस्त कई को लोग साइड में रह गए 5 हैं। अगस्त को लिम्बाचिया जी जरा सुन लीजिए। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि के उत्सव में जिन लोगों ने श्री राम का नारा दिया, जिन लोगों ने बैनर पोस्टर लगाया, ऐसे तमाम 1000 से ज्यादा लोगों को पूरे महाराष्ट्र में आपकी उद्धव सरकार ने उनको नोटिस दिया है कि आपने श्री राम का नारा क्यों लगाया, आपने उत्सव क्यों मनाया, आपने कंदील क्यों लगाया, आपने दिया क्यों जलाया, आपने मंदिर में घंटानाद क्यों किया, आपने आरती क्यों किया। ऐसे हजारों लोगों को पूरे महाराष्ट्र में आपकी ये नहीं, आदिल सही सरकार ने नोटिस दिया है। सोशल आपको डिस्टेंसिंग अपने टूटा गिरेबान में होगा तो झांकना ही पड़ेगा। नोटिस दी होगी, बाकी बाकी ऐसी इस तरह की कोई नोटिस आप जारी अपने नहीं की गई नहीं नहीं है। आप मैं अगर एक आपको भी दिखाता नोटिस हूं, है तो आप चलिए हर बताइए। पुलिस स्टेशन। एक नहीं, मैं हजारों की बात कर रहा हूं। एक नहीं, मैं हजारों की बात कर रहा हूं जिसका एक निदर्शन नोटिस किया खाली गया बता शिवसेना के दीजिए, एक खिलाफ में। नोटिस खाली। अरे मैं बता देता एक हूं, नोटिस खाली मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ इस कार्यक्रम के बाद में मैं आपको नोटिस की कॉपी भेज दूंगा। जी भेजिए बिल्कुल भेजिए सही है, भेज भेजिए। दीजिएगा। अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी, एक सही एक टूक में खाली एक लाइन में जवाब मैं चाहूंगा। पहले शर्मा जी दीजिए, फिर मैं बिरेन लिम्बाचिया का एक लाइन में जवाब लूंगा खाली। इंद्रपाल जी, मैं इतना ही कहूंगा, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अर्थव्यवस्था को भी मोदी जी सुधार के देंगे। आप धैर्य रखिए, थोड़ा धीरज रखिए, देखिए आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी सुधरने वाली है। जी मैं बीरेन जी, मोदी है साहब तो ये मुमकिन है। दिलासे से काम नहीं खाली एक ही चलेगा, बात इनके पास, प्रैक्टिकली खाली सोचना एक ही पड़ेगा। नारा है, एक ही नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। कैसे सुधरेगी अर्थव्यवस्था साहब बताइए। प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, इकोनॉमी के मास्टर लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जिस तरह के इकोनॉमी के जो अनुभवी लोग हैं उनको इन्वॉल्व कीजिए और इस अर्थव्यवस्था को किस तरह से पटरी पे लाना चाहिए, कौन से पैकेज में सुधार करना चाहिए, किसको कहां पे छूट देनी चाहिए, किसको कहां पे हमें बांधछोड़ करनी चाहिए, और उस तरह से अर्थव्यवस्था को अपने को पटरी पे लाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए अब देखते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, यह नारा काम होता है, या एक सही अर्थव्यवस्था, आर्थिक जो अर्थव्यवस्था के अर्थ विशेषज्ञ होते हैं उनको ला करके जब तक सही आकलन नहीं होता,
पटरी पर क्या अर्थव्यवस्था आएगी, यह भी एक बड़ा विषय है।